क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज दी केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। मतलब आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एज सच एनसीईआरटी में एंडोक्राइन सिस्टम उतना डिटेल में नहीं दे रखा है, उसको उन्होंने टाइटल दिया है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। के मतलब यह है कि आपको एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में ब्रीफली सब कुछ पता होना चाहिए, आपको हार्मोन एक्शन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, और कौन से हार्मोन किन ग्लैंड से निकलते ये आपको मालूम होना चाहिए, और उनकी फिजियोलॉजिकल भूमिका क्या होती है, फिजियोलॉजिकल रोल क्या होता है, वो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये एंडोक्राइन सिस्टम यदि होता तो क्या फर्क पड़ता है। एक्चुअली एंडोक्राइन सिस्टम को यदि हम इन डेप्थ जाके पढ़ेंगे तो एक एक ग्लैंड को हमें बहुत डिटेल में जाकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर चूंकि एज पर सिलेबस की रिक्वायरमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपसे हमेशा कहा है कि यहां पर हमें क्या करना है, 100% एनसीईआरटी कवर करना है। बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है उसको समझना है हमें, और एक सेफ स्पेक्ट्रम हमें कवर करना, ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ना हो जो हमसे ना बने, हर क्वेश्चन का हम आंसर कर सकें बेटा। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, हम खूब सारे इसके ऊपर एमसीक्यू लगाएंगे हम। ठीक है, और हम अच्छे से इसको कवर करेंगे क्योंकि ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। ठीक है, चलिए अब अभी इसके पहले हम क्या पढ़े थे, इसके पहले हम पढ़े थे बेटा नर्वस सिस्टम पढ़े थे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के। वहां पर हमने देखा था कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है कितनी फुर्ती से हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर जो है अपना इंपैक्ट छोड़ता है। तो हमने देखा था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, हमने देखा था जो है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, हमने देखा था पैरासिम्पैथेटिक के बारे में बात किया, हमने सिंपैथेटिक के बारे में बात किया, हमने कैसे जो है रिफ्लेक्स आर्क काम करता है, सब कुछ हमने अच्छे से पढ़ा हुआ था। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या नर्वस सिस्टम का और एंडोक्राइन सिस्टम का आपस में कोई कनेक्शन है? क्यों? जब आप मेडिकल में पहुंचोगे तो उसको न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, मतलब नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन से जोड़कर देखते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक बात जरूर है कि नर्वस सिस्टम जो है वो किसी प्रकार से जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम से क्लोजली एसोसिएटेड है। अब एसोसिएटेड क्यों ना हो भला, क्योंकि ये भी जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में रोल प्ले कर रहा है। जैसे मैंने वहां कहा था कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहां पर हम बोल रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। मतलब ये है कि पूरी हमारी बॉडी को एक यूनिट के रूप में कोऑर्डिनेशन में बनाए रखने के लिए, पूरी हमारी बॉडी को एक इकाई के रूप में ट्रीट करने के रूप में के लिए, या हम ऐसा बोले कि पूरी हमारी बॉडी को में सब तरफ सूचनाओं को पहुंचाने के लिए जो है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम साथ मिलकर काम करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि नर्वस सिस्टम कहता है देखो हम इंफॉर्मेशन पहुंचा देंगे, नर्वस सिस्टम कहता है हम इंफॉर्मेशन पहुंचा देंगे, लेकिन हमारी नर्व हर सेल तक नहीं जा सकती। यानी हम हर सेल तक यदि नर्व को सप्लाई करेंगे तो हमारे लिए बड़ा एनर्जी खर्च करने वाला प्रोसेस होगा ये, और ये पॉसिबल भी नहीं है। मतलब हर सेल तक एक एक सिंगल नर्व को भेजना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं बॉडी के अंदर, तो ये फिजिबल नहीं है। तो क्या किया जाए, तब सहारा लिया गया एंडोक्राइन सिस्टम का, और इसको कहा गया कि तुमको जाके बाकी पूरी बॉडी की सेल्स को जो है तो कोऑर्डिनेट करना है। तो इससे पूछा गया भाई एंडोक्राइन सिस्टम कैसे पूरी बॉडी की सेल्स को कम्युनिकेट कर सकता है। देखो ये तो मालूम है ना कि हर सेल के पास अपनी सेल मेम्ब्रेन होगी, हर सेल के पास अपनी सेल मेम्ब्रेन होगी, और हर सेल की सेल मेम्ब्रेन में जो है आपको यूनिक टाइप के रिसेप्टर्स देखने मिलेंगे, और वो रिसेप्टर अपने अनुकूल केमिकल को पहचान सकते हैं। तो इनसे कहा गया कि भाई तुमको कुछ नहीं करना, तुमको इतना काम करना है कि केमिकल्स को रिलीज करो और वो केमिकल ब्लड के थ्रू जो है वो सेल तक भेज दो। याद रखिएगा, यहां पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर डक्ट का सहारा नहीं लिया गया। जैसे हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, जैसे पैंक्रास हुआ, लिवर हुआ, जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो डक्ट के थ्रू सिक्रेशन भेजती है। सलाइवरी ग्लैंड हुआ, ये डक्ट के थ्रू, नलिकाओं के थ्रू जो है सिक्रेशन को आगे भेजती है। तो यहां कहा गया एंडोक्राइन सिस्टम में नहीं, कोई पाइप कोई डक्ट मत लो, क्योंकि देखो यदि डक्ट ही लगानी होती तो नर्व को ना भेज देते हम।
तंत्रिका भेज देते हैं हम, नर्व भेज देते हैं हम, लेकिन हमको चाहिए यहां पे हर सेल तक सप्लाई चाहिए। और हमें एक बात तो क्लियर है कि हर सेल तक जो है वो ब्लड पहुंचता है, टिश्यू फ्लूइड पहुंचता है। मतलब जो न्यूट्रिटिव लिक्विड है, जैसे ब्लड है, ब्लड का प्लाज्मा है, टिश्यू इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वहां पर फूड मटेरियल तो पहुंचते हैं। और जो सप्लाई सबसे अंदर के लेवल तक है, वहां पर आप केमिकल भी छोड़ दो तो वो केमिकल भी सेल तक पहुंच जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका था कि ऐसे केमिकल्स जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व हो, जो कोऑर्डिनेशन और बॉडी की इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व है, उनको ब्लड में छोड़ दो, सीधा ब्लड में छोड़ दो। डक्ट लगाते तो प्रॉब्लम होती, हर सेल तक डक्ट देना पड़ता। नर्व इस्तेमाल करते तो प्रॉब्लम होती। तो क्या किया हमने कहा हर सेल तक जो है वो फूड पहुंच रहा है, थ्रू ब्लड ही पहुंच रहा है, तो हम ब्लड में ही क्यों ना डाल दें इसको अब। इसीलिए जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो डक्टलेस ग्लैंड होती है। कारण है बेटा उसके पीछे, यदि डक्ट लगा दोगे उसको तो हर सेल तक सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो डक्टलेस ग्लैंड होती है। और ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, इनके जो सीक्रेशन होते हैं उनको ही हम हार्मोन कहते हैं। वही हार्मोन कहलाते हैं, वही प्राइमरी केमिकल मैसेंजर होते हैं, वो प्राथमिक अनुवांशिक सूचना, जो प्राथमिक रासायनिक दूत होते हैं, प्राइमरी केमिकल मैसेंजर होते हैं, वो उसके जो हार्मोन्स होते हैं। क्लियर? तो अभी हमने सिर्फ इतना समझा यहां पर कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो क्यों डिफरेंट है बाकी सिस्टम से। चलिए आगे बात करते हैं। तो मैंने आपको भी बताया, इस प्रश्न का मैंने उत्तर दिया कि व्हाई एंडोक्राइन सिस्टम रिक्वायर्ड, एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो क्यों जरूरी है। के चलिए हम इसका उत्तर जो है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी ढूंढते हैं। यहां पे के देखो एनसीईआरटी क्या बोलता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा के, क्योंकि ये वो सिस्टम है जो मेरे दिल के बड़े करीब है। क्यों भैया? मेरे घर की रोजी रोटी इससे ही चलती है। एंडोक्राइन सिस्टम जो है इसी के मरीज देखता हूं। डायबिटीज में तो एंडोक्राइन का ही एक पार्ट है। डायबिटीज इज ऑल अबाउट इंसुलिन, ठीक है। जो हम जो है वो हमने जो तमाम जो स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, जिस तरह के पेशेंट देखते हैं वो इसी के देखते हैं हम, ठीक है। तो अभी ध्यान, अब लेकिन मैं मेरे को बड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, नहीं तो इस सिस्टम में मैं और डिटेल में जाके आपको ना पढ़ा दूं। तो मैं अपने आप को रोज कन्विंस करता हूं कि उतना ही पढ़ाना बॉस जितना नीट के लिए जरूरी है, जितना जो है वो एग्जाम में आता है, ठीक है। बाकी जब आप एमबीबीएस में पहुंच जाओगे ना, तब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब आप एमबीबीएस करोगे ना, तो एमबीबीएस के दौरान भी मैं आपको जो है नेक्स्ट मेडिको में आपके एंडोक्राइन की क्लास लूंगा, और तब आप देखिएगा, तो हम डिटेल में आके बात करेंगे। लेकिन उसके लिए प्लीज 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 एमबीबीएस तक पहुंचना जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो अभी क्या लिखा है एनसीईआरटी में, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड ए पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गन। के न्यूरल सिस्टम की खास बात यह कि बड़ा फास्ट रिस्पॉन्स करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स चलती है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करती है, और तुरंत 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 काम होता है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, हम कन्विंस इस बात से कि न्यूरल सिस्टम जो है वो एंड टू एंड जो है, पॉइंट टू पॉइंट जो है वो रैपिड कोऑर्डिनेशन करता है ऑर्गन के बीच में के। द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लाइफ। के याद रखिएगा के जो नर्वस सिस्टम होता है वो फास्ट काम करता है, तेज काम करता है, लेकिन अल्प अवधि के लिए। जब तक वो नर्व से इंपल्स आ रहा होगा तब तक ही वो काम करेगा, उसके बाद काम नहीं करेगा। एंड जब तक आपने सूचनाओं को दिया, जैसे मान लो आपने बोला कि आपको अपना हाथ ऊपर उठाना है, ठीक है, आपने हाथ ऊपर उठाया, नीचे कर लिया। अब ये थोड़ी ना है कि आपने एक बार सोचा कि हाथ ऊपर उठाना तो आपका हाथ उठा ही रह गया, कि अब तो ये उठा ही है, अब एक आध साल ऐसे ही रहेगा ऊपर, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में जो है नर्वस सिस्टम जो होता है वो रैपिड फास्ट एक्शन करता है और शॉर्ट टाइम पीरियड में करता है। लेकिन यदि हम अपनी थायराइड ग्लैंड की बात करें, तो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं वो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में इसका असर देखने मिलता है बॉडी पर, के लंबे समय तक काम करते थे केमिकल। देखिए, अब मैंने अभी आपसे कहा ना, एज द नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। के चूंकि तंत्रिका तंत्र जो है वो फाइबर या नर्व फाइबर जो है वो हर सेल तक नहीं पहुंच पाते हैं, बॉडी की हर सेल तक नहीं पहुंच पाते हैं, और जबकि हमको सेल के फंक्शन तो रेगुलेट करने होते हैं। भाई सेल के फंक्शन को तो रेगुलेट करना ही पड़ेगा ना। तो हमने क्या बोला आपसे कि सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड। के अब चूंकि प्रॉब्लम ये है कि जो नर्वस सिस्टम की तंत्र नर्व्स हैं वे हर सेल तक नहीं पहुंच पाती हैं, और जबकि सेल को हमें जो है वो फंक्शन के लेवल पर रेगुलेट भी करना पड़ेगा, इसलिए हमें एक स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन की आवश्यकता होती है। कि इसलिए बॉडी में एक स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन डेवलप हुआ जो थ्रू केमिकल्स होता है। इट इज थ्रू दी केमिकल, के ये थ्रू केमिकल होता है, थ्रू केमिकल होता है, कि जो स्लो काम करता है पर लॉन्ग अवधि में लंबे समय तक काम करता है। और यही केमिकल को हम हार्मोन्स कहते हैं। और किससे निकलते हैं? ये एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, ठीक है।
दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द हार्मोन्स, कि ये फंक्शन हार्मोन्स के थ्रू होता है। एक्चुअली हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन आर द केमिकल्स, ऐसे केमिकल होते हैं सिक्रेटेड बाय द डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है, ऐसी ग्लैंड जो डक्टलेस होते हैं उनसे सीक्रेट होते हैं एंड डायरेक्टली रिलीज इनटू द ब्लड, ठीक है। द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी, के इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका नर्वस सिस्टम और आपका एंडोक्राइन सिस्टम दोनों साथ मिलकर जो है आपकी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को वो रेगुलेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। अब आप बोलोगे सर नर्वस सिस्टम कैसे करता है? अरे बताए ना बेटा, पैरासिम्पैथेटिक एक्शन जो है कितने जगह पे काम करता है आपका, सिंपैथेटिक एक्शन कितनी जगह पे काम करता है आपका, हार्ट रेट से लेके लिवर के फंक्शन सब में तो इन्वॉल्व होता है के, यानी आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सब तो कंट्रोल कर रहा होता है के। तो कुल मिलाकर हमने क्या कहा, हमारी पूरी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन, हमारी पूरी बॉडी के फंक्शन जो है वो प्रॉपर्ली रेगुलेटेड और कोऑर्डिनेटेड क्यों रहते हैं? थ्रू द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, क्लियर। अब दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन कि व्हाट इज ए हार्मोन। एक हार्मोन क्या चीज है, कि व्हाट इज ए हार्मोन, के हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर, हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर यूज्ड इन द बॉडी बाय द एंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोन जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर होते हैं जो हमारी बॉडी इनका इस्तेमाल करती है, ठीक है। ये ऐसे रासायनिक दूत होते हैं जिनका हमारी बॉडी यूज करती है और ये एंडोक्राइन सिस्टम का भाग होते हैं। मतलब हार्मोन्स जिन ग्लैंड से निकलते हैं, जिन ग्लैंड से निकलते हैं वो ग्लैंड होती है डक्टलेस ग्लैंड, याद रखना बेटा के। और डक्टलेस ग्लैंड को बोलते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और ये अपने सिक्रेशन सीधे ब्लड में रिलीज करती है। और जिन ग्लैंड में डक्ट होती है, जिन ग्लैंड में डक्ट होती है उन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, क्लियर, ठीक है। अब याद रखिएगा बेटा, हार्मोन्स होते हैं प्राइमरी मैसेंजर के, ये सूचनाओं के प्राथमिक प्राइमरी मैसेंजर होते हैं के। और आपको मैंने पढ़ाया हुआ है पहले साइटोलॉजी में कि सेकेंडरी मैसेंजर ऑफ सेल क्या होता है? साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम आयन, दे बिहेव लाइक सेकेंड मैसेंजर ऑफ सेल के। हार्मोन अपनी इंफॉर्मेशन सेल की सेल मेम्ब्रेन को देगा, सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर जो होगा उसको इंफॉर्मेशन देगा, सेल मेम्ब्रेन का रिसेप्टर इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा और फिर अंदर जो है एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा। साइक्लिक एएमपी जाके बताएगा डीएनए को कि भाई ये सूचना है। आप समझ लीजिए कि ये वो चिट्ठी के समान है। कैसा होता है हार्मोन के? हमने आपसे कहा कि ये एक लेटर के समान है, कि एक चिट्ठी आई हुई है पापा के ऑफिस से, पापा के ऑफिस से एक बड़ी जरूरी चिट्ठी आई है, लेटर आया हुआ के। तो पोस्टमैन जो है वो आपके घर के दरवाजे तक गया और पोस्टमैन ने जो है घर का कॉल बेल बजाया और आपने घर का दरवाजा खोला और आप बाहर निकले। आपने पूछा, हाँ अंकल क्या काम है? बेटा मैं पोस्टमैन हूं या कुरियर से आया हूं, ये तुम्हारे पापा का कुरियर है। आपने कुरियर को रिसीव किया, ठीक है, कुरियर को लिया आपने और अपने पापा को दे के आप आ गए के। समझ लीजिए बिल्कुल वैसी है कि जो पोस्टमैन था वो प्राइमरी मैसेंजर है, जो आप हैं वो सेकेंडरी मैसेंजर है, और जो पापा है वो डीएनए है। उन्हें डिसाइड करना है क्या करना है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि इमेजिन किया हमने कि हमारा घर एक सेल के समान है, दरवाजा जो है वो रिसेप्टर के समान है, प्राइमरी मैसेंजर आया, वहां पे सूचनाओं का एक्सचेंज हुआ, आपने इंफॉर्मेशन को लेकर पापा को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब तो ये देखो, तो एक तो हार्मोन इस तरह के होते हैं जो अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो रिसेप्टर, जो सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट रिसेप्टर को देंगे और वो रिसेप्टर से फिर सेकंड मैसेंजर बनेगा जो डीएनए को जाकर इंफॉर्मेशन देगा। कुछ स्टेरॉइडल हार्मोन ऐसे होते हैं, कुछ स्टेरॉइडल हार्मोन ऐसे होते हैं जो सीधा डीएनए तक पहुंच जाते हैं, जो सीधा डीएनए पर पहुंच जाते हैं। मतलब आप मान लीजिए कि कोई आपकी फैमिली में एक लेटर चिट्ठी आती है और वो चिट्ठी क्या आती है? वो चिट्ठी पापा के ऑफिस से, यानी आप सोचिए कि पापा के ऑफिस से पापा के एक फ्रेंड है, वो लेटर लेके आए के, तो वो सीधा घर के अंदर आ गए। यानी अब गेट पे खड़े होकर ये नहीं बोला कि मैं पोस्टमैन हूँ, चिट्ठी अंदर दे के, वो सीधा घर के अंदर आ गए, पापा से बोले कि यार तुम्हारी चिट्ठी आई है, ठीक है। तो वो जो अंकल अभी आए हैं वो क्या है? वो सीधा अंदर आ गए, वो भी हार्मोन है, वो भी सूचना लेके आए, लेकिन वो सीधा अंदर आ सकते हैं। तो इसका मतलब हम आगे चल के ये भी देखेंगे हम कि कौन से हार्मोन ऐसे हैं जिनका एक्सेस सीधा डीएनए तक होता है और कौन से ऐसे जिनको जो सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर को इंफॉर्मेशन देते हैं और रिसेप्टर से सेकंड मैसेंजर बनता है और इंफॉर्मेशन डीएनए तक पहुंचती है। पर दोनों कंडीशन में हार्मोन सूचना लेके आता है और उस सूचना पर सेल का डीएनए एक्ट करता है और इसी प्रकार सेल अपने आप को रेगुलेट करती है, ठीक है। देखिए आप
इसका मतलब यह हुआ कि कोई सेल्स ऐसी होंगी बेटा जो सिग्नल्स को प्रोड्यूस कर रही होंगी, केमिकल्स को रिलीज कर रही होंगी, और वे सिक्रेटिंग सेल जो होंगी, जो सिक्रेटिंग सेल होंगी वो वास्तव में एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा होंगी, वही एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा होंगी बेटा ये। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सिक्रेटिंग सेल है, उसने कुछ केमिकल्स को जो है वो ब्लड में छोड़ दिया उसने। ठीक, तो ब्लड हार्मोन इंटर्स इन द ब्लड स्ट्रीम, और हार्मोन क्या हो रहा है, वो आपके जो है वो ब्लड के थ्रू कहां पहुंच रहा है, वो टारगेट सेल तक पहुंच रहा है। मतलब ये कि एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ सेल ऐसी होंगी जो केमिकल्स को, हार्मोन्स को रिलीज करेंगी, जो एंडोक्राइन ग्लैंड का भाग होंगी, और कुछ सेल ऐसी होंगी जिसके उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगी, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगी के। आप देखिए सिंपल सी बात है, जैसे आपके नाम की चिट्ठी आई हुई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपका लेटर जो आया हुआ है वो लेटर आपका घर का पता लिखा है, कि आपके घर का पता लिखा हुआ है, मान लीजिए आपके घर का एड्रेस लिखा हुआ है A16B A ब्लॉक, A16B A ब्लॉक, ठीक है, ये मेरे घर का पता है। ठीक है, तो A16B A ब्लॉक, मान लो अधूरा अधूरा पता बताया मैंने, के नहीं तो बहुत सारे लोग पहुंच जाएंगे घर पे। तो अभी मैंने कहा आपसे कि A16B A ब्लॉक जो है ये मान लो आपके घर का पता है, मेरे घर का पता है। ठीक, अब जब लेटर लेके पोस्टमैन वहां पहुंचा तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि यहाँ पे A16A भी है, और यहाँ पर जो है वो A15 भी है, यहाँ A17 भी है, A18 भी है। उसने देखा उस फ्लोर पे कई सारे फ्लैट हैं जो अलग अलग एड्रेस पे। उसने लेटर को देखा, क्या लिखा है इसमें, A16B 16B लिखा है, तो उसने हमारे घर का कॉल बेल बजाया और हमारे लेटर को दे दिया उसने। ठीक है, देखिए लेटर, वो लेटर तो जब आया, कैसे आया होगा वो चिट्ठी, हम इमेजिन करते हैं कि वो लेटर जो आया, मान लो वो कुरियर आया, तो पहले वो मान लो वो कुरियर दिल्ली से बॉम्बे आया, कि दिल्ली से एक बड़ी सी, दिल्ली से लेटर इकट्ठे किए गए होंगे, वो लेटर को जो है एक बड़ी सी वैन में डाला गया होगा, और वो वैन को जो है वो वहां से दिल्ली से वैन चली होगी यहाँ पे के, या बाई एयर उसको भेजा होगा यहाँ पे। जब वो लेटर उतरा होगा यहाँ पे मुंबई में कई सारी चिट्ठियां एक साथ थी, उन चिट्ठियों को अलग अलग जोन वाइज बांट दिया, पिन कोड नंबर क्या उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कर दिया। फिर वो चिट्ठी जो है वो उस गली में, उस मोहल्ले में एंटर किया। जैसे मैं रहता हूं अल्टमाउंट रोड पर रहता हूं बैठ के, तो अल्टमाउंट रोड पर रहता हूं, तो वहां पे चिट्ठी को लेके आने वाला एक आदमी लेके आया। फिर उसने देखा कि भाई ये जो अलग अलग बिल्डिंग है, तो उसने एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में अंदर गया, और वहां जाके उसने उस पर्टिकुलर फ्लोर में गया, और उसने मेरा एड्रेस ढूंढ के वो चिट्ठी पकड़ा दिया। बिल्कुल वैसे ही आपके के जो हार्मोन होते हैं वो पूरे, देखिए वो चिट्ठी जो मेरा लेटर था ना, वो दिल्ली से आया बॉम्बे तक, सब जगह घूम के आया हुआ है उठ के, लेकिन वो फाइनली अपने ठिकाने तक पहुंच गया। हमारी बॉडी में भी जो हार्मोन्स वाले केमिकल हैं, जो हार्मोन्स हैं, जो एंडोक्राइन की सिक्रेशन है या केमिकल मैसेंजर हैं, वो पूरी बॉडी में ब्लड के साथ सर्कुलेट करते हैं। मतलब मान लीजिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है, मैंने आपसे कहा कि जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकला। ठीक है, इमेजिन करते हैं कि हमारी पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ब्रेन में है, वहां से जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकला। वो हार्मोन ब्लड में डाल दिया गया, और ब्लड तो हार्ट के अंदर भी गया, ब्लड तो किडनी के अंदर भी गया, ब्लड तो लीवर के पास भी गया, ब्लड तो पैंक्रियास के पास भी गया, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुआ। वो फाइनली उस हार्मोन को रिसीव किसने किया, थायराइड ग्लैंड ने। थायराइड ने देखा, अच्छा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोल रहा है कि और थायरॉक्सिन को निकालो। ठीक है, निकाल देते हैं, हमारा क्या जाता है, और थायरॉक्सिन रिलीज कर देते हैं। तो थायराइड ग्लैंड ने एक्शन लिया। लीवर ने देखा, किसका, अरे थायराइड की नाम की चिट्ठी है, तो लीवर ने देखा थायराइड की नाम की चिट्ठी है, आगे भेज दो, नहीं चाहिए हमको ये के। पैंक्रियास ने देखा, चिट्ठी का नाम क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हमारा लेटर नहीं है, हमारा पता नहीं है, जाओ ऊपर जाओ। ठीक है, यहां जाओ। समझ गए बात को? मतलब जो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है, केमिकल पूरी बॉडी में घूमता है, लेकिन फाइनली असर कहां करता है, वो टारगेट सेल पे जाके, क्योंकि टारगेट सेल पर ही वो पता लिखा होता है, जो पता उस केमिकल पे लिखा हुआ है। टारगेट सेल के पास ही रिसेप्टर होता है, जिसको पहचान कर वो केमिकल जुड़ जाता है। ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। एक सिक्रेटिंग सेल है, वो अपना केमिकल डालती है कसमें ब्लड के अंदर, और उस सिक्रेटिंग सेल को हम एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा मानते हैं हम के, और वो केमिकल हार्मोन होता है जो ब्लड से पूरी बॉडी में जाएगा, और टारगेट सेल में स्पेसिफिक रिसेप्टर होंगे जिन पर जाकर वो जुड़ जाएगा। क्लियर? चलिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स लाइक डक्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होती है, इसलिए इनको हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, और इनके सिक्रेशन को बेटा हम हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, The classical definition of hormone as, okay, अब हार्मोन की क्लासिकल डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में दी गई है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा।
ठीक है, बिल्कुल टू दी पॉइंट एनसीईआरटी पर बात कर रहा हूं मैं, कि जहां जरूरत पड़ेगी वहां एनसीईआरटी से बाहर निकलूंगा, निश्चित तौर पर समझाऊंगा आपको। के अभी आप बिल्कुल टू दी पॉइंट एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए। ठीक है, क्या डेफिनेशन है? एक केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब हार्मोन इज ए केमिकल जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला ये केमिकल है। ठीक है, रिलीज इनटू द ब्लड, केमिकल जो सीधा ब्लड में रिलीज होता है, सीधा ब्लड में रिलीज होता है, एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंटली लोकेटेड के, और जो कि टारगेट सेल तक पहुंचता है जो दूर होती है। ठीक है, डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन के, टारगेट सेल या टारगेट ऑर्गन तक ये पहुंचता है। तो एंडोक्राइन से ग्लैंड से निकलने वाला केमिकल जो ब्लड के थ्रू टारगेट सेल से पहुंचता है। इस छोटे से फ्लो चार्ट ने हमको पूरी डेफिनेशन बतला दी कि एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला केमिकल जो ब्लड के थ्रू टारगेट सेल तक पहुंचता है। क्लियर? फिर वैज्ञानिक परिभाषा की बात करें हम, साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें हम, दैट इज वेरी गुड डेफिनेशन के हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, मतलब हार्मोन वो केमिकल नहीं है जैसे आप बोलोगे कि जो पॉलीसेक्राइड है वो भी एक केमिकल है, मोनोसेक्राइड वो भी एक केमिकल है, शुगर एक केमिकल है, एमाइनो एसिड एक केमिकल है, फैट मॉलिक्यूल एक केमिकल है, ग्लिसरॉल इज ए केमिकल। अरे यार, एवरीथिंग इनसाइड सेल इज ए केमिकल। तो हार्मोन ऐसे केमिकल है जिनका इस्तेमाल करके आप एनर्जी नहीं निकाल सकते हो आपके, मतलब जिनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है। जैसे विटामिन होते हैं, विटामिन की भी कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती है, ऑल्दो विटामिन इन्वॉल्व इन दी एनर्जी मेटाबॉलिज्म में, वो एंजाइम का हिस्सा होते हैं, लेकिन विटामिन एनर्जी नहीं देता, यानी आप विटामिन से आप एनर्जी नहीं निकाल सकते आपके। ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं वो नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल होते हैं। याद रखना, छोटा सा वर्ड है पर एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। तो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेल थी बेटा, सिक्रेटरी सेल, एक सेल थी जो सिक्रेटरी सेल थी। ठीक है, इसने केमिकल रिलीज किया। ठीक है, वो केमिकल कहां पहुंचा? वो केमिकल टारगेट सेल तक पहुंचा। ठीक है, थ्रू ब्लड, थ्रू ब्लड वो केमिकल जो है वो टारगेट सेल तक जो है वो पहुंच गया। उठ के इस सेल ने केमिकल को रिसीव किया। इसका मतलब ये कि दो सेल्स आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं थ्रू दी केमिकल्स। ठीक है, थोड़े से अमाउंट में निकलेगा, ये ट्रेस अमाउंट में निकलेगा, उतना ही निकलेगा जितने से इसको रिस्पांस मिल जाए। यदि ये अधिक, ध्यान से बात सुनना, हार्मोन बड़े इंपॉर्टेंट है। यदि हार्मोन का लेवल अधिक हो गया, अधिक केमिकल बाहर रिलीज हो गया, तो हो जाएगा हाइपर सिक्रेशन वाली बीमारी। हाइपर सिक्रेशन का मतलब है कि हार्मोन का लेवल बढ़ गया है, बॉडी में बढ़ गया है, तो देयर इज ए प्रॉब्लम। जैसे आप देखेंगे कि हाइपर थायराइडिज्म, ग्रेव्स डिजीज, जिन लोगों की आंखें आपको बाहर निकली हुई दिखाई पड़ेगी, ऐसा लगेगा कि आंख का जो आप देखेंगे आई बॉल बाहर तरफ प्रोट्रूड हो गया है, आई बॉल बाहर तक की तरफ प्रोट्रूड हो गया है, चेहरा पतला हो गया है, दुबले पतले हो गए हैं, हाथों में से पसीना आता है, पूरे समय स्वेटिंग होती रहती है, तो याद रखिएगा वैसे पेशेंट को संभावना है कि हाइपर थायराइडिज्म हो सकता है, इसलिए उसको थायराइड का लेवल चेक कराना चाहिए। तो हाइपर सिक्रेशन, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, यदि वो अधिक निकल गया तो एक्रोमेगैली हो जाएगा, जबड़ा ऐसा बढ़ जाएगा, हाथ की हथेलियां बढ़ जाएंगी, के एक्रोमेगैली हो जाएगा। बचपन में यदि अधिक बढ़ गया तो जाइंजिटिस हो जाएगा, लंबा हो जाएगा आदमी, एकदम बहुत लंबा आदमी हो जाएगा नॉर्मल से ऊपर। ठीक है, हाइपर सिक्रेशन के भी कई सारे कॉम्प्लिकेशन है। फिर यदि हाइपोसिक्रेशन हुआ तो थायराइड हार्मोन कम निकल रहा है तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। हाइपोथायराइडिज्म होने से क्या होगा? बॉडी में फ्लूइड रिटर्न रहने लगेगा। हाइपोथायराइडिज्म होने पर व्यक्ति जो है वो लेजी रहने लगेगा, नींद आती रहेगी पूरे समय उसको, उठ के, क्योंकि थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो गया। बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा। यदि ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम रह गया तो बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी। इंसुलिन कम हो गया तो डायबिटीज हो जाएगा। मतलब सिंपल सा ये है कि हार्मोन जितनी मात्रा में बॉडी को रिक्वायर है उतनी मात्रा में ही निकलना चाहिए। मोर निकला, अधिक निकला तो प्रॉब्लम, कम निकला तो प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि सब कुछ कंट्रोल में रखना पड़ेगा, कि अधिक निकला तो कंट्रोल करो, कम हुआ तो कंट्रोल करो। इसका मतलब यहां पर फीडबैक इनहिबिशन काम करेगा बेटा। क्या काम करेगा? फीडबैक। जैसे ही लेवल कम हुआ बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो, लेवल बढ़ गया कम करो, कम करो, मतलब बढ़ा भी रहा है कम भी कर रहा है। मतलब एक लेवल तक एक सिस्टम है जो हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ाएगा। जैसे सिक्रेशन बढ़ गया तो उस हार्मोन को सेंस करेंगे ज्यादा हो गया, ये कम करो उसको के। तो बॉडी के अंदर बाकायदा एक फीडबैक सिस्टम चल रहा होता है हार्मोन्स में, और हार्मोन में ये फीडबैक सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर?
तो अभी क्या बात करते हैं हम बात करते हैं साइंटिफिक डेफिनेशन पे कि हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है जो कि कोशिकाओं के बीच, सेल्स के बीच कम्युनिकेशन करते हैं, ब्लड के थ्रू आते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इसलिए ये इंटरसेलुलर मैसेंजर है। ये भी बड़ा अच्छा वर्ड है बेटा, ठीक है, याद रखना, ये इंटरसेलुलर मैसेंजर है एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, कम मात्रा में ये बनते हैं, ठीक है। द न्यू डेफिनेशन कवर a number of new molecules in addition to the hormones secreted by the organized endocrine gland के। अब इस नई परिभाषा का बेनिफिट क्या है? इस नई परिभाषा का बेनिफिट यह है कि आप देखते हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ केमिकल, कई केमिकल ऐसे होते हैं जो केमिकल जो है वो प्रॉपरली, एक जैसे हम देखते हैं, हम कहते हैं थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, हमने कहा पिनियल बॉडी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, हमने कहा पिट्यूटरी ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक। पेंक्रास का भी एक पार्ट एंडोक्राइन पार्ट होता है। तो हम जानते हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ ग्लैंड इन अवर बॉडी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड होती हैं, तो वो केमिकल रिलीज करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार जो ग्लैंड को हम एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं मान रहे हैं, जो सिंपल सेल्स हैं, वो भी कुछ केमिकल रिलीज करती है, वो भी कुछ केमिकल रिलीज करती है। जब इन्फ्लेमेशन होगा तब जो कुछ केमिकल रिलीज करेंगे। तो देयर आर सेल्स, बॉडी की कोई भी नॉर्मल सेल जो है कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज कर सकती है, तो वो केमिकल को भी हम हार्मोन की कैटेगरी में ही शामिल कर लेते हैं। इनवर्टिब्रेट्स पजेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम, याद रखिएगा, इनवर्टिब्रेट के अंदर भी एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो देखा जाता है, और जिसमें केवल कुछ हार्मोन हमको देखने मिलते हैं, सिंपल टाइप का एंडोक्राइन सिस्टम होता है। जबकि जो है यदि वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में एंडोक्राइन सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। के याद रखना है बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम का संबंध बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी से भी है। के मोर कॉम्प्लेक्स दी बॉडी, जितना अधिक बॉडी कॉम्प्लेक्स होगा उतना अधिक बेटर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी, उतना बेटर जो है बॉडी को इंटीग्रेट करके रखना पड़ेगा, और जितना अधिक कंट्रोल इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी उतना अधिक एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम इवॉल्व होगा। देखिए, जो सिंपल जीव थे, इनवर्टिब्रेट थे, उनमें नर्वस सिस्टम भी कम इवॉल्व था। ह्यूमंस में नर्वस सिस्टम भी अधिक इवॉल्व है, मैमल्स के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम भी अधिक इवॉल्व है। मतलब ये कि जिसकी बॉडी जितनी अधिक कॉम्प्लेक्सिटी वाली होगी, जितना अधिक कॉम्प्लेक्स काम कर रही होगी, जितना अधिक जटिल बॉडी होगी, बॉडी का बड़ा या छोटा होना नहीं है इंपॉर्टेंट है कि हाउ मच कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म। के जैसे मैमल्स आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल, वर्टिब्रेट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू द इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। जो हम पढ़ते हैं ना कि पोरीफेरा हुआ, सिलेंटेटा हुआ, टीनोफोरा हुआ, प्लेटीहेलमिंथस हुआ, एस्केलमिंथस हुआ, ठीक है, और हमने आपसे कहा कि जो है एनिलिडा हुआ, ठीक है, मोलास्का हुआ, आर्थ्रोपोडा हुआ, फिर हम देखते हैं काइनोडर्मेटा हुआ, देन कॉर्डेटा हुआ। कॉर्डेटा में हम बात करते हैं कि जो है वो हेमिकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। तो हम जो भी पढ़ते हैं तो ये पूरा का पूरा जो हम पढ़ते हैं कि ये हम एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं जो कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट्स के पास भी हमको एंडोक्राइन सिस्टम देखने मिलता है, ठीक है। अब ये क्या होता है बेटा, देखते हैं हम। इनवर्टिब्रेट में सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस इस सिस्टम का वो ये है कि ये इनकी बॉडी के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कि मैंने आपसे कहा जैसे इंसेक्ट की आप बात करेंगे ना, तो इनवर्टिब्रेट्स में हमने आपसे कहा एक डायजोन, ठीक है, एक डायोजोन जो होता है, एक डायसोन, IMP है, ठीक है। दिस प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ द एडल्ट फ्यूचर। के ये जो इंसेक्ट होते हैं जब वो मोल्टिंग करते हैं, आप देखेंगे इंसेक्ट जब डेवलप होते हैं तो वो कई सारी स्टेज से गुजरते हैं। कोई इंसेक्ट होता है, जैसे आप बटरफ्लाई को देखें, किसी को देखें, तो इंसेक्ट जो है वो प्राइमरी मोल्टिंग, सेकेंडरी मोल्टिंग, कई बार वो अपने कवच को छोड़ता है और इंसेक्ट ग्रो करता है, फाइनली एडल्ट बनता है, ठीक है। तो हर बार यहां पर जब एक इंसेक्ट इवॉल्व कर रहा है या इनवर्टिब्रेट इवॉल्व कर रहा है तो उसको कई सारी अवस्थाओं से गुजरना होता है, कई सारी फेजेस से गुजरना होता है, और उन फेजेस में जो केमिकल काम करते हैं उन्हें एक डायजोन कहते हैं हम, ठीक है। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स इन द ब्रेन प्रोड्यूस ब्रेन हार्मोन विच रेगुलेट दी सिक्रेशन ऑफ डायजोन। के जनरली ये इंसेक्ट, देखिए आप देख रहे हैं, आप इमेज में, हाँ इमेज में दिखाई पड़ रहा है बेटा को, साफ साफ देख रहे हैं आप कि आप देख रहे हैं कि ब्रेन से जो इंसेक्ट है उसके ब्रेन में न्यूरोसिक्रेटरी सेल प्रेजेंट। देखिए ध्यान से देखिए बेटा कि इंसेक्ट का ब्रेन दिखाई पड़ रहा है आपको, तो इंसेक्ट के ब्रेन से में न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है जो आप देख रहे हैं, जो कि जिसके इंसेक्ट में क्या दिखाई पड़ रहा है, वो कार्पस कार्डियकम और कार्पस एलेंटम दिखाई पड़ रहा है। और फाइनली आप देख रहे हैं कि जो आपका ब्रेन है वो ब्रेन हार्मोन को रिलीज कर रहा है, और ब्रेन हार्मोन क्या कर रहा है, वो प्रोथोरेसिक ग्लैंड, इंसेक्ट के अंदर जो है प्रोथोरेसिक ग्लैंड होती है, उस प्रोथोरेसिक ग्लैंड से एक डायजोन निकल रहा है, और एक डायजोन जो है वो लार्वा के मोडिफिकेशन में रोल प्ले कर अर्ली लार्वा लेटर लार्वा में कन्वर्ट हुआ, लेटर लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट हुआ,
और फाइनली प्यूपा जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट हुआ। तो इंसेक्ट की लाइफ में जो भी कन्वर्जन होते हैं, जो मेटामॉर्फोसिस देखने मिलती है, उस मेटामॉर्फोसिस में जो है इग्डाइजोन और जुवेनाइल हार्मोन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो जुवेनाइल हार्मोन जो होता है बेटा, ये हार्मोन क्या करता है, ये बेसिकली जो है जो इग्डाइजोन का जो एक्शन होता है उसको जो है स्लो डाउन करता है। मतलब ऐसा ना हो कि लार्वा सीधा एडल्ट बन जाए, क्योंकि उसमें कई फीचर है तो डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो जुवेनाइल हार्मोन क्या करता है कि लार्वा के कुछ कैरेक्टर्स को बने रहने देता है, और जबकि ब्रेन हार्मोन जिससे निकलने वाला जो इग्डाइजोन है वो एडल्ट के कैरेक्टर को प्रमोट करता है। तो दोनों हार्मोन फीडबैक में काम करते हैं और कुल मिलाकर जो है वो फाइनली जो है वो एक एडल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसा इनवर्टिब्रेट में देखते हैं। तो याद रखना बेटा, ये जो एग्जाम में पूछा गया है, इग्डाइजोन क्या काम करता है, ब्रेन हार्मोन का क्या होते हैं बेटा, और जुवेनाइल हार्मोन क्या होते हैं, ये दिमाग में रखिएगा आप। ठीक है ना। तो इग्डाइजोन इनवर्टिब्रेट के वे हार्मोन होते हैं जो एडल्ट फीचर के डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। ब्रेन हार्मोन जो है वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन से निकलता है, जो इग्डाइजोन के सीक्रेशन को बढ़ाता है। इग्डाइजोन कहां से निकलता है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड। इग्डाइजोन कहां से निकलता है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड से निकलता है बेटा। ठीक है। और जुवेनाइल हार्मोन जो है वो जुवेनाइल कैरेक्टर या लार्वा के कैरेक्टर को बनाए रखने में रोल प्ले करते हैं। क्लियर। अब इनवर्टिब्रेट के बाद हम आते हैं वर्टिब्रेट में, और वर्टिब्रेट में ह्यूमन से बेटर भला क्या होगा, सबसे बेस्ट हम ह्यूमंस की बात करते हैं। तो आप देखिए ह्यूमंस में यदि आप देखेंगे इन दी हेड पोर्शन के, आप देखिए हेड पोर्शन के मनुष्य में आप देखेंगे हेड पोर्शन में आपको कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड दिखाई दे रही है। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. एज पर एनसीईआरटी बात करें तो हम देख रहे हैं हेड पोर्शन में दिखाई पड़ रहा है पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। फिर आप देखिए नेक में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, हम देख रहे हैं जो नेक वाला पोर्शन है, नेक वाला पोर्शन है वहां पे हमको थायराइड ग्लैंड दिखाई पड़ रही है बेटा, और पैराथायराइड ग्लैंड दिखाई दे रही है। एक थायराइड ग्लैंड होगी और 4 पैराथायराइड ग्लैंड हमको दिखाई पड़ेगी। ठीक है। फिर आप देख रहे हैं कि चेस्ट वाले पोर्शन में जो आप क्या देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है ये थाइमस। चेस्ट वाले पोर्शन में क्या दिखाई पड़ रहा है हमको, थाइमस दिखाई पड़ रहा है। उम्र बढ़ने के साथ थाइमस का साइज छोटा होता जाता है बेटा। ठीक है। फिर एब्डोमेन वाले हिस्से में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, एब्डोमेन वाले हिस्से में आपको दिखाई पड़ रहा है बेटा पैंक्रियास दिखाई पड़ रहा है आपको, एंडोक्राइन पार्ट होता है पैंक्रियास वो दिखाई दे रहा है आपको, और एड्रिनल ग्लैंड दिखाई पड़ रही है जो कि किडनी के ठीक ऊपर होती है। ठीक है, क्लियर। फिर ये कहां हो गया, ये एब्डोमेन वाले हिस्से में हो गया ये। और फिर पेल्विस वाले हिस्से में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको बियॉन्ड जो है पेल्विस के हिस्से से में आपको जो है वो टेस्टिकल्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको, और ओवरी के फीमेल्स में ओवरी एग्जैक्टली इन पेल्विस में होती है, टेस्टिकल जो है पेल्विस से बाहर जो है स्क्रोटम में पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये हमने देखा ओवरऑल कि एक ह्यूमंस के अंदर जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है। अब ध्यान रखना बेटा, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इमेज, ये एक इंपॉर्टेंट इमेज है बेटा लेवलिंग करने के लिए, तो आपको ये दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो इसका ध्यान से देख लेना, अगली क्लास में मैं क्या करूंगा आपसे, इसका लेवलिंग पूछूंगा पहले आपसे मैं। ठीक है, चलिए तो हम समझ गए हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैंक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, क्या ठीक। और याद रखिएगा कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी होती है जैसे प्लासेंटा, प्लासेंटा जो है केवल प्रेगनेंसी के दौरान बनता है और जो एंडोक्राइन सिक्रीशन, एंडोक्राइन फंक्शन भी संभालता है। ठीक है, आपको मैं ऑलरेडी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा चुका, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आपको बताना है कि कौन से हार्मोन हैं जो प्लासेंटा से निकलते हैं। ठीक है, तो आपको जो है प्लासेंटल हार्मोन, आपको प्लासेंटल हार्मोन के नाम बताने हैं आपको। ठीक है, प्लासेंटल हार्मोन के आपको नाम बताने हैं। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम पर बात करते हैं। क्लियर। तो एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है ये हम समझ चुके हैं अच्छे से, क्यों रिक्वायरमेंट है ये भी समझ चुके हैं, हार्मोन क्या होते हैं ये भी समझ चुके हैं उनके। याद रखना बेटा, हार्मोन प्रोटीनस प्रकृति के भी होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, और स्टेरॉयडल प्रकृति के भी होते हैं, वो स्टेरॉयड से बने भी हो सकते हैं। ठीक है। द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग diffuse tissues or cells located in different part of our body constitute the endocrine system। के देखिए
मैंने क्या कहा आपसे कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं और इसके अलावा डिफ्यूज सेल्स और टिश्यू जो हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं वो हमारी बॉडी के अलग अलग भाग में पाए जाते हैं। आप बताइए मुझे कि वो कौन सा टिश्यू या सेल है जो रेनिन नाम का हार्मोन जो है वो रिलीज करती है। ठीक है, वो कौन सा टिश्यू या सेल है जो बॉडी में रेनिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है। याद रखिएगा, रेनिन कोई भी फिक्स नहीं, जो जिनको हम बोलते हैं ना, जो हमें वेल डिफाइंड एंडोक्राइन ग्लैंड दिखाई पड़ रही है, वहां से रेनिन नहीं निकलता है। रेनिन कहां से निकलता है? तो किस ऑर्गन से निकलता है? हाँ, ऑर्गन का नाम बताओ बेटा, किस ऑर्गन से निकलता है रेनिन और क्या काम करता है? ठीक है ना, और क्या काम करता है ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए, मैंने क्या कहा आपसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हुआ, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड हुआ, पिनियल ग्लैंड हुआ, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड हुआ, पैंक्रियास, पैंक्रियास का एक पार्ट, पैंक्रियास इज ए मिक्सोक्राइन ग्लैंड, पैंक्रियास का एक हिस्सा एक्सोक्राइन होता है जो पैंक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करता है, और दूसरा हिस्सा इसका जो एक हिस्सा जो इसका एंडोक्राइन पार्ट होता है। पैराथायराइड, थाइमस, गोनाड्स, गोनाड्स जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। मेल में टेस्टिकल्स जो मेल हार्मोन को रिलीज करते हैं, फीमेल्स में ओवरीज जो फीमेल हार्मोन को रिलीज करती है। ठीक है, ये हमारे ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा ऐसे हार्मोन भी होते हैं जो जीआईटी से निकलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से निकलते हैं। इन हार्मोन के नाम क्या होते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तब मैंने कई हार्मोन के नाम लिखवाए थे आपको। मैंने गेस्टिन के बारे में बताया, एंट्रोगेस्ट्रॉन के बारे में बताया, कोलसिस्टोकाइनिन के बारे में बताया कि नहीं बताया? ठीक है, प्लीज लिस्ट द नेम, हमें इसका नाम चाहिए लिस्ट का। ठीक है, कि कौन, आप बताइए याद करके कि कितने हार्मोन आप ऐसे जानते हैं जो जीआईटी से निकलते हैं। ठीक, फिर किडनी से निकलने वाले हार्मोन, देयर आर फ्यू हार्मोन दैट इज आल्सो रिलीज फ्रॉम द लिवर एंड द हार्ट। हार्ट से कौन सा हार्मोन निकलता है? कि विच केमिकल यानी विच केमिकल मैसेंजर, कौन सा केमिकल या हार्मोन जो है वो हार्ट से निकलता है, ये सोच के बताना। ठीक है, क्लियर? ये सब पढ़ा दिया है मैंने आपको लग रहा है सर कहां पढ़ाया? अरे बेटा पढ़ाया हुआ है मैंने, याद करो। देखो, मैंने कहा ना, कोई भी केमिकल जो सेल से निकल कर सीधा ब्लड में जा रहा है और काम कर रहा है, संकेत दे रहा है, इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहा है, वो हार्मोन है। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब हार्मोन काम कैसे करता है मैंने आपको बताया ना बेटा। हार्मोन जो है दे रेगुलेट बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे कि मसल की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, भूख को बढ़ाने में भी रोल प्ले करते हैं। ठीक है, हार्ट रेट एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, हार्ट रेट को भी कंट्रोल करते हैं। तो हार्मोन्स कई सारे काम करते हैं। ठीक है, और हार्मोन्स को सीक्रेट करने वाली एक सीक्रेटिंग सेल होती है बेटा, और जो जिस सेल पर जो टारगेट सेल होगी उसके पास उस हार्मोन को पहचानने वाले रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, और जो नॉन टारगेट सेल होगी जिस पर हार्मोन को काम नहीं करना है उसके पास रिसेप्टर नहीं होंगे। तो आप देख सकते हो इमेज में, जो टारगेट सेल है उसके पास रिसेप्टर है, वो हार्मोन को रिसीव कर रही है, जबकि नॉन टारगेट सेल के पास रिसेप्टर नहीं है, वो हार्मोन को रिसीव नहीं कर पा रही है। क्लियर? ठीक है, चलिए, तो अब एक काम करते हैं, इतनी लंबी बात सुनने के बाद अब एक एक करके हम इनको ग्लैंड को समझते हैं कि ये कौन सी ग्लैंड कहां पर होती है और क्या काम करती है, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, उसकी क्या भूमिका होती है। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो मास्टर ग्लैंड है। यानी पूरी बॉडी की जो सारा एंडोक्राइन सिस्टम है उसका कंट्रोल जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, कोई जो गुरु होता है उसका भी एक गुरु होता है। ठीक है, जो पूरा जो सब कुछ उसको बतलाता है। तो एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, एंड जिसके कंट्रोल में पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पीयूष ग्रंथि पर या पिट्यूटरी ग्लैंड पर अपना असर डालता है, वो है हाइपोथैलेमस। एंड हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। बड़े मजे की बात है कि जैसे आप देख रहे हो ना, इसमें ये आपको दिखाई पड़ रहा है, दिस इज दी हाइपोथैलेमस रीजन। ठीक है, हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमें मालूम है ना कि बेटा सेरिबेलम होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, याद है आपको? के ब्रेन के हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन है ना। तो आप सोचिए, हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, के ये ब्रेन का हिस्सा है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये नर्वस सिस्टम का हिस्सा हो गया, ये नर्वस सिस्टम का हिस्सा हो गया। और इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि हाइपोथैलेमस के पास में न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है। के मतलब ऐसे न्यूरॉन होते हैं इसके पास में, ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो सिक्रेशन कर सकते हैं। मतलब इनके पास में न्यूरोसिक्रेटरी सेल होती है, ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो स्पेसिफिक केमिकल को बनाकर रिलीज करते हैं, और ये केमिकल्स ही पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। मतलब ये हुआ
कि हाइपोथैलेमस वो जगह है बेटा जिसके थ्रू, ध्यान से बात सुन के, ये कनेक्टर है। हाइपोथैलेमस एक तरह का कनेक्टर है जिसके थ्रू नर्वस सिस्टम आपका एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ रहा होता है। ये बीच की चीज है जो कनेक्ट करके, यानी जब आप बोलते हो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, तो कौन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस वो है जिसके थ्रू नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट विद द एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, देख रहे हैं हमें इमेज में दिखाई दे रहा है ये हाइपोथैलेमस। क्लियर? देख रहे हैं हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से ही कनेक्टेड पास में क्या है बेटा, हमें दिखाई पड़ रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड के, क्योंकि हाइपोथैलेमस के कई सारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल जो होते हैं वो सीधे पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से में पहुंचते हैं। ध्यान से बात सुना के, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का संबंध ऐसा है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, उसके दो हिस्से मान लिए हमने, एक एंटीरियर पार्ट होता है और एक पोस्टीरियर पार्ट होता है। बीच में एक पार्ट जो है वो मिडिल पार्ट भी होता है, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जो एंटीरियर पार्ट होता है बेसिकली वो हाइपोथैलेमस से बने हुए केमिकल्स को रिसीव करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि का जो अगला हिस्सा होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो उन केमिकल को रिसीव करती है जो हाइपोथैलेमस से बने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करती है। जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पिछला हिस्सा है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, वो हाइपोथैलेमस से सीधी सेल की सप्लाई रिसीव करती है, केमिकल रिसीव नहीं करती है। यानी हाइपोथैलेमस की कुछ सेल ऐसी होती है जो सीधी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आती है, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रेशन है एक्चुअली में वो हाइपोथैलेमस का सिक्रेशन है, एक्चुअली वो हाइपोथैलेमस का सिक्रेशन होता है। चलिए देखते आगे हम। देखिए हम देख रहे हैं लोकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस कहां होता है, दिमाग बनाना चाहिए उनके। देखिए आप सेरिब्रम देख रहे हो, आप थैलेमस देख रहे हो, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे तभी तो नाम उसका हाइपोथैलेमस है के। तो ये आप देख रहे हो फोरब्रेन का हिस्सा देख रहे हो आप, ठीक है ना बेटा, क्लियर? ठीक है, इसका लोकेशन देखा हमने। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? इट इज द लिंक, इट इज क्या बेटा, इट इज द लिंक द नर्वस सिस्टम टू द एंडोक्राइन सिस्टम बाय पिट्यूटरी ग्लैंड के। याद रखिएगा ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में लिंक को एस्टेब्लिश करता है थ्रू दी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, देखिए ध्यान से, आप देख रहे हैं यहां पे आपको दिखाई पड़ रहा है हाइपोथैलेमस दिखाई पड़ रहा है, और नीचे आप जो देख रहे हो बेटा ये आपको दिखाई पड़ रही है, ये जो दिखाई पड़ रही है आपको पिट्यूटरी ग्लैंड आपको दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। ठीक है ना, ये हम क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हम, ये हम देख रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये हम पिट्यूटरी ग्लैंड को देख रहे हैं। तो देखिए आप है ना, तो आप क्या देख रहे हैं बेटा कि हम हाइपोथैलेमस देख रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस जो है वो और सीधा सीधा ने दो तरीके होते हैं, या सीधा पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में सीधे इसके न्यूरॉन पहुंच जाते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल पहुंच जाती है, जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी सेल में इसके केमिकल्स पहुंचते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। चलिए एनसीईआरटी पर बात करते हैं क्या लिखा है। हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन। जो फोरब्रेन है उसका डाइनसेफेलॉन क्या, फोरब्रेन के उसका बेसल पार्ट होता है, निचला हिस्सा होता है। इट रेगुलेट ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन, ये बड़े से पैमाने पर बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जिनको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के कई सारे समूह पाए जाते हैं जिनको हम न्यूक्लियाई कहते हैं, और ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो हार्मोन होते हैं ये दी हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड के। ये जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करते हैं, उससे कौन से केमिकल निकलने चाहिए उसको डिसाइड करते हैं। मतलब फाइनली यदि आप देखोगे सच्चे अर्थों में तो पूरा कंट्रोल जो है वो नर्वस सिस्टम के पास में आ गया है। यानी हाइपोथैलेमस है वो अफेक्ट कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करती है। जैसे हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा इसमें के एकदम अटेंटिव रह के देखिए। हाइपोथैलेमस ने कुछ हार्मोन्स रिलीज किए, और वे होते हैं रिलीज हार्मोन के, क्योंकि हाइपोथैलेमस डायरेक्टली पूरी बॉडी में काम नहीं करता है। हाइपोथैलेमस जो है वो अफेक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। उसे मालूम है कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पूरी बॉडी पर अपना इंपैक्ट देती है, पूरी बॉडी के पूरे शरीर के जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल कर रही होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल कर रही है, अफेक्ट कर रही होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो मास्टर ग्लैंड कहलाती है। तो इन्होंने क्या किया, उस मास्टर को ही कंट्रोल किया उन्होंने। ठीक है, कैसे किया? हाइपोथैलेमस ने निकाला गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब ये वो हार्मोन है जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि वास्तव में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से
एफएसएच और एलएच के निकलने को कंट्रोल करेगा। एफएसएच क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच क्या होता है? ल्यूटिजाइंग हार्मोन। और ये दोनों हार्मोन हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अच्छे से पढ़े हुए हैं बेटा, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जो हाइपोथैलेमस, ध्यान से इस बेटा फ्लो चार्ट को ध्यान से देखिए करके, जो हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकला उसने पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को अफेक्ट किया, उसने एंटीरियर लोब को अफेक्ट किया उसने, और उससे उसने एफएसएच और एलएच को रिलीज कराया, और ये हार्मोन फाइनली जो है वो कहां पहुंचे? टारगेट ऑर्गन में पहुंचे। टारगेट ऑर्गन क्या है इनका? गोनाड्स, एंड टेस्टिस पे काम करेंगे ये, और ओवरी पे जाके काम करेंगे वो, ठीक है। टेस्टिस पर स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाएंगे, एंड्रोजन के सिक्रेशन को प्रमोट करेंगे, ठीक है। ओवरी में जाएंगे तो ये ओवुलेशन को प्रमोट करेंगे, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीआरएच, ये निकला कहां से? हाइपोथैलेमस से निकला। किसके पास गया ये? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटर लोब में गया, और इसके थ्रू क्या निकला फिर? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन था जो है वो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकला है, एसीटीएच निकला के। और एसीटीएच जो होता है उसने किस पे काम किया? एड्रेनल कॉर्टेक्स पे काम किया उसने, ठीक है। इसी प्रकार हाइपोथैलेमस ने जो है वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज किया, ये एंटर पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटर लोब में एंटर पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचा, वहां से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकला जिसने थायराइड ग्लैंड पे काम किया। इसी प्रकार प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस से निकला, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटर लोब में गया, और उसने प्रोलैक्टिन को रिलीज किया, और प्रोलैक्टिन ने मेमोरी ग्लैंड पे काम किया, ठीक है, क्लियर। फिर ग्रोथ हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकला, और उसने पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटर हिस्से पे काम किया, उससे ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ, और ग्रोथ हार्मोन ने पूरी बॉडी पर, लिवर पे काम किया उसने, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस से निकला एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन निकला। याद रखिएगा ये एडीएच वास्तव में हाइपोथैलेमस से निकला। एक्चुअली में हाइपोथैलेमस का नर्व सप्लाई जो था वो सीधा सीधा जो है वो यहां पे था, हाइपोथैलेमस से जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल थी वो सीधी पोस्टर पार्ट में आई थी यहाँ पे के। तो जो पोस्टर पार्ट से केमिकल निकला वो एडीएच था। मतलब एडीएच जो है वो एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन सीधा हाइपोथैलेमस से ही निकलता है। लेकिन इसको कैसे निकलता है बेटा? हाइपोथैलेमस के न्यूरो सिक्रेटरी सेल जो होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से में होते हैं, इसलिए हमको ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से से निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक है। किस पे काम किया? किडनी पे काम किया इसने। ऑक्सीटोसिन जो है वो भी किससे निकलता है? हाइपोथैलेमस की न्यूरो सिक्रेटरी सेल से निकलता है, जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रेजेंट होती है, और ये मेमोरी ग्लैंड पे काम करता है भी, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो हाइपोथैलेमस है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा होता है। तो मैंने कहा आपसे कि ये हाइपोथैलेमस है, इसने रिलीजिंग हार्मोन निकाले, ये रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करते हैं। ये फिर क्या करता है? ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालता है, और ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है अलग अलग टारगेट ऑर्गन पे, जैसे मैंने कहा ना कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकाला उसने, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकाला उसने। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालता है, टारगेट ग्लैंड पे काम करता है, और उससे फिर क्या होता है? टारगेट ग्लैंड से जो टारगेट हार्मोन है वो निकलते हैं। जब उनका लेवल बढ़ता है तो ये आगे चीजों को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से फीडबैक इनहिबिशन होता है। तो ये फ्लो चार्ट दिमाग में रखिएगा। टारगेट ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं वे हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करते हैं जब उनका लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। एंड एक लेवल के बाद जब टारगेट हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा तो वो हाइपोथैलेमस को जो है वो इनहिबिट करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करेंगे। इससे कंट्रोल बना रहेगा, बॉडी में हाइपर सिक्रेशन नहीं हो पाएगा। यह है फीडबैक कंट्रोल, ठीक है। The हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप के। हाइपोथैलेमस से बनने वाले हार्मोन बेटा दो तरह के होते हैं। मैंने बताया ना आपको, एक तो वो है रिलीजिंग हार्मोन, दूसरे इनहिबिटिंग हार्मोन। काम को रोकते भी हैं। तो हाइपोथैलेमस से बनने वाले हार्मोन दो तरह के होते हैं बेटा। एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन, मोस्टली रिलीजिंग हार्मोन होते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को बढ़ाते हैं, और इनहिबिटिंग हार्मोन जो होते हैं वो सिक्रेशन को कम करते हैं। मतलब फाइनली हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का पूरा कंट्रोल कर लेता है। मतलब इनहिबिटिंग हार्मोन भी होते हैं इसके पास में, और जो है उसके पास में जो है वो रिलीजिंग हार्मोन भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने आपसे कहा कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो मोर गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करे। गोनाडोट्रोपिन का मतलब है एफएसएच और एलएच के फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिजाइंग हार्मोन को अधिक रिलीज करती है। ये क्या हो गया? ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। जबकि सोमेटोस्टेटिन ये भी हाइपोथैलेमस से निकलता है, के तो सोमेटोस्टेटिन जो हाइपोथैलेमस से निकलता है ये ग्रोथ हार्मोन के निकलने को कम करता है। मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड से अधिक ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है तो सोमेटोस्टेटिन जो है उसके निकलने को कम करता है। ये इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, ठीक है, क्लियर। हाइपोथैलेमस हार्मोन ओरिजिनेटिंग इन दी हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स
पास थ्रू दी एक्सॉन एंड आर रिलीज फ्रॉम दी नर्व एंडिंग के। तो मैंने आपसे कहा कि हाइपोथैलेमस से जो भी केमिकल निकल रहे होते हैं, जो भी हार्मोन निकल रहे होते हैं, बेसिकली वे न्यूरोसेक्रेटरी सेल से निकल रहे होते हैं, और ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल चूंकि हाइपोथैलेमस में होती है तो इसको इसलिए इनको हम हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है, और ये केमिकल्स को रिलीज करती हैं, ठीक है। These hormones reach the pituitary gland through a portal circulatory system and regulate the function of the anterior pituitary gland, ठीक है। याद रखिएगा, जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलते हैं ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट पर जो है वो काम करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं, उसको ये अफेक्ट करते हैं, ठीक है, थ्रू ए पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के। इसे बोलते हैं सर्कल ऑफ विलीज के, सर्कल ऑफ, इसे हम सर्कल ऑफ विलीज कहते हैं इसको हम। जो पोर्टल सिस्टम है आपका, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होता है उसे हम सर्कल ऑफ विलीज कहते हैं, ठीक है। इसके थ्रू जो है पहुंचता है यहाँ पे, ठीक है। फिर द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस के। मैंने कहा ना आपसे बेटा कि पिट्यूटरी ग्लैंड का, पीयूष ग्रंथि का या पिट्यूटरी ग्लैंड का पिछला हिस्सा जो होता है वो सीधा सीधा हाइपोथैलेमस के न्यूरल कंट्रोल में होता है, ठीक है। देखिए आप ना, देख रहे हैं आप कि जो अगला हिस्सा उससे क्या क्या निकल रहा है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के जो अगले हिस्से पे क्या क्या काम कर रहा है, जीएनआरएच, सीआरएच, टीआरएच, पीआरएच और जीएचआरएच के। जीएनआरएच मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सीआरएच कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, टीआरएच थायराइड रिलीजिंग हार्मोन के, थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन के, और फिर मैंने आपसे कहा कि जो है यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, और फिर मैंने आपसे कहा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन के, फिर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये सब के सब जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले हिस्से पे काम करेंगे, ठीक है। और उससे फिर क्या निकलेगा, एफएसएच, एलएच, एससीटीएच के, टीएसएच, प्रोलैक्टिन, जीएच निकलेगा, ठीक है ना बेटा, ठीक। और पिछला हिस्सा है वहां पे देखो आप कि एडीएस सीधा सीधा किडनी तक पहुंच गया, ठीक है, और वो कहां से, थ्रू दी पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से से पहुंचा वो। तो एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली ऐसा होता है। आप देखिए ये बड़ा अच्छा डायग्राम दे रखा है, एनसीईआरटी के अंदर का ही डायग्राम है, तो ये दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डायग्राम। याद रखिए एनसीईआरटी के जितने भी इमेज है बेटा, सारे के सारे इमेज है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए गौर से देखिए, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले हिस्से को देखिए। आपके अगले हिस्से में क्या देख रहे हो आप कि जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है उसने अपना सिक्रेशन पोर्टल सर्कुलेशन में डाल दिया। ध्यान से देखिए कि हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन ने अपना सिक्रेशन पोर्टल सर्कुलेशन में डाल दिया। कहां डाला उसने, देखो ये है पोर्टल सर्कुलेशन, यहां डाल दिया उसने, ये पोर्टल सर्कुलेशन है, यहां पे सिक्रेशन उसने डाल दिया, ठीक है ना। देखो इसको देखो आप, है ना। और फिर ये केमिकल कहां पहुंचा, पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले हिस्से में पहुंचा, है ना बेटा, ठीक है। जबकि आप देखो जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वो सीधा अंदर आ गया है, देखिए आप, है ना, वो सीधा अंदर के, यानी ये हाइपोथैलेमस से निकला और सीधा जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से में अंदर आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से से जो एडीएच निकलता है, जो ऑक्सीटोसिन निकलता है, वो सीधा सीधा जो है वो कहां से निकलता है, वो हाइपोथैलेमस के ही न्यूरोसेक्रेटरी न्यूरॉन से निकलता है वो, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो यहां पर आज हमने हाइपोथैलेमस के बारे में बात को समझा कि कैसे काम होता है। अभी देखो, अभी हमको क्या करना है, अभी हमको एक एक करके एक एक ग्लैंड को आइडेंटिफाई करना है, समझना उसके डायग्राम, इमेज को किस तरह का होता है डायग्राम, वो भी देखना है हमें, कहां लोकेशन है वो भी देखिए। एंडोक्राइन में याद रखना, नंबर 1 नेम ऑफ द ग्लैंड, लोकेशन ऑफ द ग्लैंड, ठीक है। टारगेट ऑर्गन क्या है उसका, वो याद रखना है आपको। फीडबैक कंट्रोल कैसे होता है वो याद रखना है आपको, ठीक है ना, क्लियर। तो आज हमने देखा केवल और केवल हाइपोथैलेमस के बारे में हमने बात की। आप देखिए स्क्रीन पर जो है मैं हटता हूं, आप पे देखिए बड़ी अच्छी बात लिखी है कि याद रखना सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना लोग के। जिंदगी में ये बड़ा गोल्डन रूल है बेटा, कभी किसी से दूसरे से उम्मीद मत करना, जो करना है वो हमको अपने लिए करना, अपने सपने के लिए करना है। इसलिए आप कभी भी इस बात के बारे में ना सोचे कि आपके हालात क्या है, लोग आपसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, ऐसा, क्योंकि ये सब चीजें इररिलेवेंट है। जो रिलेवेंट चीज है, जिसका लोग मान सकते हैं, जो वास्तव में अर्थ रखता है, वो है आपका सक्सेस और आपका अचीवमेंट के। दुनिया आपके अचीवमेंट के बाद सिर्फ और सिर्फ ये कहती है कि आपने कर दिखाया, आप पर हमको यकीन था। जब तक आपके पास आपको चीजें हासिल नहीं है, हर आदमी यही बोलेगा कि तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन जब तुम कर जाओगे तो हर आदमी वही आदमी बोलेगा कि मुझे तो मालूम था तुम कर जाओगे। लोगों का वक्त बदलता है, राय बदल जाती है। इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखिए और जमकर मेहनत कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम बेटा आगे बात करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि एंडोक्राइन सिस्टम आपको बोर नहीं लग रहा होगा। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बेटा। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors,
Join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.